नेक्स्ट टॉपिक है आईआर का, इंडिया और भूटान के रिलेशंस। जैसे कि हमने नेपाल कंप्लीट किया था और समझा था कि नेपाल जो है वो भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री थी, सेम उसी तरीके से भूटान भी एक कैसी कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो सेम वही चीजें, भूटान की डिपेंडेंसी भी या तो इंडिया पे रहेगी या चाइना पे रहेगी, सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चीजों के लिए, मतलब बेसिकली ट्रेड के लिए। सेम इसका भी सिचुएशन ही है। जैसे हमने पढ़ा था कि नेपाल के साथ हमारी एक ट्रीटी साइन हुई थी, उस ट्रीटी का नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950, राइट। सेम एज दैट वे भूटान के साथ भी हमारी ट्रीटी हुई है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। 1949 में ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके हिसाब से, और जैसे नेपाल में ये था कि अगर ट्रीटी साइन हुई है तो क्या होना चाहिए, दोनों देशों में पासपोर्ट और वीजा के बिना फ्री ट्रैवल रहेगा, ओपन बॉर्डर रहेगा, वो नेपाल के साथ था, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या चीज है भूटान के साथ, कि जो हमारे को रिलेशंस रहेंगे, को रिलेशंस क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जो रिश्ते रखेंगे वो होने चाहिए बिल्कुल इक्वालिटी के। साथ ही साथ हम लोग, इंडिया जो है वो भूटान का जो है डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करेगा। ये तीन चीजें हैंडल की जाएगी बाय इंडिया, भूटान की, ठीक है। डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन पॉलिसी हम लोग हैंडल करेंगे भूटान की। कोरिलेशन इक्वालिटी मतलब दोनों एक दूसरे के साथ इक्वालिटी भरा बिहेवियर करेंगे, ये नहीं कि छोटी कंट्री है या बड़ी कंट्री है तो उस हिसाब से जो है भेदभाव कोई किया जाएगा। वैसे भी भूटान एक बफर स्टेट की तरह काम करती है, राइट। वो बफर स्टेट है इंडिया और नेपाल की, इस तरीके से हमने ट्रीटी साइन करी थी। लेकिन अगर हम किसी एक कंट्री का डिफेंस संभाले, कम्युनिकेशन संभाले, फॉरेन पॉलिसी संभाले, और वो कंट्री किसी थर्ड कंट्री के साथ ट्रेड ही नहीं कर सकती, मतलब भूटान का ट्रेड सिर्फ किसके साथ हो सकता है, ओनली विद इंडिया। इंडिया फ्री है किसी के भी साथ ट्रेड करने को, पर भूटान इज नॉट फ्री टू ट्रेड विद एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट इंडिया। तो ये तो रॉन्ग है ना, राइट। ट्रीटी में था ये सब। इसको 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा बदलाव सारे किए गए और ये सब कुछ हटा दिया गया। पहले थी अब नहीं है। 2007 में, हाँ, पहले पूरा कंट्रोल इंडिया करता था। 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनका डिफेंस उनको दे दिया, फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन उनको दे दिया, और ये भी अलाउ कर दिया कि यू कैन ट्रेड विद एनी अदर थर्ड पार्टी, ठीक है। हमारे अलावा आप वेपन्स खरीदना है, आपका जितनी भी और चीजें हैं, एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी और ट्रीटी वगैरह ट्रेड करना है, वो आप तीसरी कंट्री के साथ भी कर सकते हो, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, वही है आसपास, और ज्यादा तो कर नहीं सकते हैं वो ट्रेड, क्योंकि उसके लिए उनके पास पोर्ट नहीं है, राइट। डिपेंडेंसी इंडिया पे है। इंडिया का एक पोर्ट है जो इनको हमने दिया हुआ है सारा थोड़ा सा हैंडल करने के लिए, वो है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उड़ीसा। तो ये हमने नेपाल और भूटान को इसका कुछ कुछ हिस्सा दिया हुआ है, जहां पे नेपाल और भूटान दोनों ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। हमें भी तो उनको पोर्ट देना पड़ेगा ना ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए समझ में आई ये वाली स्टोरी यहाँ तक, क्योंकि ये सब जो है साइन तो किया गया था 2007 में, इसमें बदलाव आ गए जो कि जरूरी भी थे। हमने भी दूसरी कंट्री के रिक्वायरमेंट को यहाँ पे समझा कि दूसरी कंट्री को कंट्रोल करना इज नॉट अ राइट थिंग, तो उसको हम लोग क्या कर दे, थोड़ा सा आजाद कर दे। जब आप किसी कंट्री की ये सारी चीजें कंट्रोल करते हो ना, जब आप ये सब चीजें आप अपने हाथ में ले लेते हो, तो वो उस कंट्री की पता है क्या कहलाती है, वो कहलाती है प्रोटेक्टोरेट स्टेट। प्रोटेक्टोरेट स्टेट उसका नाम बन जाता है, ठीक है। या फिर दूसरी और भी शब्द यूज करते हैं, एसोसिएट स्टेट। एक समय पे हम सिक्किम का भी ऐसे इस्तेमाल करते थे, लेकिन सिक्किम को फिर हमने मिक्स ही कर लिया, वो पॉलिटी में भी पढ़ा आप लोगों ने, राइट। तो ये वाली बात समझ में आई कि हम ऐसे जब कंट्रोल करते हैं किसी दूसरी कंट्री के इन सब एस्पेक्ट्स को, देन इट इज नोन एज, वो कंट्री हमारे लिए बन जाएगी प्रोटेक्टोरेट स्टेट और दी एसोसिएट स्टेट, ठीक है भाई। लिखना शुरू कीजिए, इसमें इंडिया भूटान हेडिंग बना लिया, लिखिए। पारादीप पोर्ट, दो कंट्रीज नेपाल एंड भूटान, दोनों ही लैंडलॉक्ड है, दोनों के ही पास पड़ता है उड़ीसा का। हमने कलकत्ता पोर्ट इसलिए नहीं दिया बिकॉज कलकत्ता इज ऑलरेडी पैक्ड एंड ऑलरेडी बिजीएस्ट विद सो मच ऑफ कार्गो, वैसे ही वो अपने आप में इतना बड़ा पोर्ट है, उसमें इतना कार्गो हैंडल होता है। पारादीप में थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम है, इसलिए ये वाला पोर्ट वहां पे शिफ्ट कर दिया, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, कोई क्लैशेस ना हो, प्रॉब्लम भी ना आए।
नेपाल, हाँ कुछ कुछ परसेंट दोनों कंट्रीज यूज करती है, हमारा तो है ही ना, बाकी कंट्रीज भी यूज करती है उसको, वहां से उनका ट्रेड किया जाता है। ठीक है, जापान जाना है, चाइना जाना है, ठीक है, उस सब पोर्ट के थ्रू वो रास्ता आसान पड़ेगा ना, ईस्ट कोस्ट पे पड़ता है, जापान और चाइना जाने के लिए वो ईस्ट कोस्ट इजी पड़ेगा। चलिए लिखिए, भूटान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। फर्स्टली भूटान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। just like Nepal, just like Nepal। सबसे पहले तो लिखो भाई इनके रिलेशन शुरू कब हुए हैं, लिखो रिलेशन स्टार्टेड फ्रॉम ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1949, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप in 1949। Next point, Bhutan is a buffer state between India and China, buffer state between India and China which prevents comma acts which acts comma prevents, दोनों लिख सकते हो, direct Chinese access to Indian territory, direct, which prevents direct Chinese access to Indian territory। What is the capital of Bhutan? Thimphu। Next point, Bhutan shares 699 kilometer borders, 699 kilometer border with India, ठीक है भाई, लिखो पहले तो इस ट्रीटी में लिखो, अब लिखो हिस्टोरिकल टाइम्स, हेडिंग बना लो हिस्टोरिकल रिलेशन में। फर्स्ट पॉइंट हिस्टोरिकल में क्या है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1949। सबसे पहले हिस्टोरिकल रिलेशंस में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1949। देखो भाई क्या था इस ट्रीटी में, अभी बताया, दिस ट्रीटी एंश्योर्स को रिलेशन इक्वालिटी विद ईच अदर। पहला पॉइंट, दिस ensures correlation equality with each other, and Bhutan is going to take help, and Bhutan is going to take help in, and Bhutan is going to take help in the matters of, in the matters of, in the matters of, कौन से मैटर सामने से लिखो, डिफेंस कम्युनिकेशन फॉरेन पॉलिसी, in the matters of defense communication foreign policy from India, from India। अरे दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल रखेंगे, ट्रेड के मामलों में कोई भी ट्रीटी वगैरह साइन करते हैं तो उसमें हमारे साथ है उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, दोनों चीजों में मतलब हर चीज का बेनिफिट इक्वल इक्वल बांटा जाएगा, छोटा और बड़ा है ना, जैसे बड़ी कंट्री है छोटी कंट्री, इस हिसाब से कोई भेदभाव दोनों कंट्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, दिस ट्रीटी वॉज रिवाइव्ड, दिस ट्रीटी वॉज रिप्लेस कर दो सीधा, आप तो रिप्लेस ही हो गई है, रिवाइव तो क्या ही करा है इसको। दिस ट्रीटी वॉज रिप्लेस्ड in 2007 by, this treaty was replaced in 2007 by Dr. Manmohan Singh, by Dr. Manmohan Singh, and India understood the importance of sovereignty here, understood the importance of sovereignty here,
And now Bhutan can take their decisions, and now Bhutan can take their own decisions regarding Bhutan can take their Bhutan can take their own decisions regarding किस मामले में ले सकते हैं? डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी. फिर से लिख लो regarding this. हाँ, पहले था, अब नहीं है. हो गया भाई यहाँ तक? नेक्स्ट लिखेंगे आगे. ये हो गया फर्स्ट ट्रीटी जो इनमें साइन की गई थी. अब इसके बाद हम देखेंगे भाई अब और क्या क्या आपस में रिश्ते किस तरीके से बने हैं और क्या क्या बेटर किया है चीजों में. ये तो हो गया हिस्ट्री के बाद में. अब आइए कल्चरल. देखिए भाई कल्चरल टाइज कैसे इंप्रूव होंगे. कल्चर के मामले में कैसे इंप्रूवमेंट आएगी. लिखिए कल्चरल टाइज. कल्चर बताइए भाई क्या हम दोनों को कल्चर शेयर करते हैं. हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म. मेनली बुद्धिज्म शेयर करते हैं राइट दोनों कंट्रीज. लिखो भाई both countries share Buddhism. Both countries share Buddhism. Comma. India Bhutan Foundation has been established in 2003. India Bhutan Foundation has been established in 2003 to promote India Bhutan Foundation established in 2003 Foundation 2003 to maintain people to people contact. To maintain people to people contact. नेक्स्ट नेहरू वांगचुक स्कॉलरशिप स्पेलिंग सामने है. इज ऑल्सो बीइंग रन. ये भी चल रही है. ठीक है. ये सब फाउंडेशन और ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो इंडिया ऑफर करता है भूटानी स्टूडेंट के लिए. तो छोटे छोटे से फैक्ट्स है जो ऐसे ही सीधा आपको लर्न करने हैं. ठीक है. ये तो हो गया इस चीज में. अब लिखेंगे इकोनॉमी ट्रेड के मामले में. नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे ट्रेड. ट्रेड में क्या हम लोग सही कर रहे हैं. ट्रेड का लिखिए भाई सबसे पहला पॉइंट. इंडिया has already doubled. India has already doubled its financial assistance to Bhutan. Financial assistance to Bhutan. Financial assistance to Bhutan from 5,000 crores to from 5,000 crores to 10,000 crores. 10,000 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे 2029 तक. ठीक है. 10,000 करोड़ टिल 2029. टिल 2029. 2029 तक आते आते इतना अमाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा. ये 2019 में था. 2019 से लेके 29 तक के पीरियड में 10 सालों में 10,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे फॉर देयर असिस्टेंस. मतलब हमारी तरफ से उनको एक हेल्प के रूप में जो है वो भेजे जाएंगे. हाँ तो फ्री में ही. और क्या 10,000 करोड़ का क्या लेंगे.
10,000 करोड़ तो कब खा चले हम उनसे। हाँ, पड़ोसी की मदद करनी पड़ती है। ठीक है, लिखिए भाई इसके बाद नेक्स्ट ये वाला टिल 2029 लिखिए ना। नेक्स्ट लिखिए Bhutan has already been using Bhim app and RuPay card. भीम ऐप सब जानते हैं ना, BHIM भीम ऐप, राइट। यूपीआई फुल फॉर्म बोलो भीम की, वो यूपीआई की होती है, मैं भीम पूछ रही हूँ। भारत भीम, भारत हिंदुस्तान इंडिया, एम फॉर ये है यूपीएससी एस्पिरेंट, बकवास करते हैं सिर्फ। काम की बात बोलो ना, नहीं पता तो बोल दो नहीं पता। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, BH मतलब भारत एक साथ हो गया, इंटरफेस फॉर मनी, मनी के ट्रांजैक्शंस के लिए। जितनी भी एप्स होती है ना भारत की, भीम है, यूपीआई है, जो कि गवर्नमेंट की, मैं फोन पे और पेटीएम की बात नहीं कर रही, वो प्राइवेट एप्स है, उनकी बात नहीं हो रही है। जो इस तरीके की एप्स है ना, वो भारत में डेवलप करने की जिम्मेदारी है इस कॉर्पोरेशन की, दैट इज एनपीसीआई। आप देखोगे भीम यूपीआई पावर्ड बाय एनपीसीआई लिखा होता है। हाँ, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिजिटल सारा काम यही देखती है आरबीआई के साथ मिलके। ये एक नोडल एजेंसी है जो सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसने बनाई है भीम यूपीआई, ठीक है ना, इसने बनाई है, शुरुआत इसके द्वारा की गई थी। आरबीआई के साथ मिलके चीजों को ये हैंडल देखती है। ठीक है, आगे लिखिए इसके बाद भीम ऐप एंड नहीं, भीम यूपीआई एंड रूपे कार्ड। अपने रूपे कार्ड और भीम ऐप, ये दोनों चीजें वहां चलती हैं, सिर्फ लिखने की बात है, प्रैक्टिकल नहीं चलती। प्रैक्टिकली भी हर जगह हुआ नहीं है, ये गिने चुनी जगह पे हुआ है ये भूटान में। लिखने के लिए हाँ साइन कर दिया, एग्रीमेंट सब हो गया है, बट प्रैक्टिकली वहां पे आप यूज कर सको ऐसा अभी तक ही नहीं हुआ उधर, अभी तक नहीं हुआ। आपको वो ले जाना ही पड़ेगा, वहां पे जाके करेंसी एक्सचेंज करानी ही पड़ेगी, नहीं चलता उधर। सिर्फ कहने की बात है कि चल जाता है, वो चलता है सिर्फ एयरपोर्ट वहां पे जो एक बना हुआ है वो, और वहां का पारो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहां पे चलता है। मतलब जो मेन एक बहुत ही अच्छे अच्छे आउटलेट्स है, या कोई ऐसे एयरपोर्ट टाइप बना है, या कोई बहुत ही बड़ा बस स्टैंड है, सिर्फ वहां चलेगा, बाकी जगह पे नहीं चलता। नेपाल में तो चल जाता है। नहीं, भूटान में ऐसी कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई, नेपाल तो बिल्कुल ही क्लोज में पड़ता है, भूटान में ऐसा कुछ साइन नहीं हुआ। यू ऑल नो ना, भूटान जो है वो वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री में आता है। अपने इंडिया के आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें से सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? भूटान। कैसे मेजर करते हैं इसका? इंडेक्स निकाला जाता है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के रूप में। नेबर्स में है, नहीं वर्ल्ड में नंबर 1 नहीं, वर्ल्ड में नहीं है, वर्ल्ड में नहीं है। हैप्पीनेस इन द सेंस कि हाउ मेनी पीपल आर हैप्पी विद द गवर्नमेंट, विद द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एनवायरनमेंट अराउंड देम। एनवायरनमेंट वगैरह को लेके लोग कितना खुश हैं, ठीक है। हम लोग ही बहुत पीछे हैं उसमें, हम लोग भी बहुत पीछे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना अभी, ऐसे थोड़ी। इंडिया में भी तो चालू होने में, अपनी कंट्री में ही हर जगह चालू होने में कितने साल लग गए। आप कैसे एक्सपेक्ट करो दूसरी कंट्री में हर जगह आपको जाओ और यूपीआई कर दो? ऐसा नहीं होता है। कहने की बात है, कहने की बात है, टाइम लगता है चीजों को सही होने में। लाइफ की सेटिस्फैक्शन, कितनी चीजों में वो खुश हैं, वो सब चीजें हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो निकाली जाती है। ठीक है, ये एक रिपोर्ट आती है जो आपको मतलब आइडिया होनी चाहिए कि कितने कितने लोग कहाँ पे खुश हैं। टॉप कंट्री इसके अंदर लिथुएनिया है, वो नहीं है, टॉप में नहीं है। ये पहले की रिपोर्ट है, ये 2024 की है, 24 की। इसमें कहाँ गया, अभी तो आया था 2024 का टेबल, ये रहा। हाँ, फिनलैंड हाँ नीचे हो गया यहाँ पर, ठीक है। इंडिया नहीं है इसमें, ऑब्वियसली इंडिया तो काफी ज्यादा नीचे है। नेपाल अपन से आगे है, ठीक है, पाकिस्तान आगे है। कंट्री देखो ना, कंट्री, अपनी कंट्री भी तो देखो, पॉपुलेशन भी तो देखो। 126 नंबर पे,
भूटान आ गया, भूटान तो ऑब्वियसली आ गया। भूटान कहाँ स्किप हो गया, देखा नहीं हमने, कहाँ रह गया? अरे है, दिख नहीं रहा, वो बात अलग है, कहीं ना कहीं तो होगा। इंडिया से नीचे होना तो नहीं चाहिए, वैसे इंडिया से आगे ही है। इंडिया से भी नहीं, 1 के भी ऊपर है ही नहीं इसमें, नाम ही नहीं दे रखा, बट है इसमें, वो भूटान में नाम क्यों नहीं दे रखा आई डोंट नो, पर है। ठीक है, इंडिया से पीछे श्रीलंका, बांग्लादेश है, जाम्बिया, लिसोथो। लिसोथो कंट्री कहाँ पे है ये? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में छोटी सी कंट्री होगा, आगे ही हमसे ये है। अफगानिस्तान का तो रीजन आपको पता ही है, ठीक है, लेबनान, लिसोथो, सीरिया लियोन, ठीक है, ये कंट्री कहाँ पे? अफ्रीका की कंट्री है। हाँ, ये अफ्रीका की कंट्री है, आइलैंड कंट्री है अफ्रीका की। ये सब आप देखोगे ना, लास्ट की जितनी भी सब अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लेबनान को छोड़ दो, बाकी सब, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, मलावी, ईस्वातिनी, ये भी कंट्री है, लिसोथो के पास में ही पड़ती है, ईस्वातिनी साउथ अफ्रीका में है, जाम्बिया भी, और येमेन अलग पड़ती है, तांजानिया, इथोपिया, ये सब वहीं पड़ती हैं कंट्रीज। ठीक है, इंडिया काफी ज्यादा पीछे। हाँ, टोगो, टोगो भी वहीं पर पड़ता है, अफ्रीका के पास में, छोटा सा आइलैंड है, सब कुछ। और क्या, ज्यादा पॉपुलेशन, अब देखो यार परसेंटेज निकालोगे तो ज्यादा पॉपुलेशन है ना अपनी, और ज्यादा पॉपुलेशन नाखुश है, तो ज्यादा नंबर बन जाता है ना उस चीज का, पॉपुलेशन के हिसाब से। हमारे यहाँ की पॉपुलेशन खुश ही नहीं होती किसी चीज से, इन सब चीजों को देखो, किसी चीज से कोई खुश नहीं है, साइकोलॉजिकली भी नहीं है, ठीक है। किस पे क्या फ्री करी थी? एक पे एक फ्री, किस पे पर? क्या चीज? ये सब बातें करते हो, कहाँ से खुश होगे तुम जीवन में? फालतू की बकवास करो, अगर कहते हो हम खुश नहीं है, हम पीछे हैं, कहाँ से होगे आगे? अब यही चीजों पे तो उलझे रहते हो, फ्री कर दो, ये कर दो, खुश ही नहीं हो, लाइफ की बड़ी चीजों का सोचते ही नहीं हो, सिर्फ यही सोचते हो कि अब इन चीजों में खुश हो जाए। बेकार चीजें सारी जीवन में यार। ऐसे इंडिया नंबर 1 पे आ गया तो ठीक है, बेकार बात है। हाँ, तो वही है, पुरानी है, मतलब बेसिक याद है, आपको पता होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में जरूरी नहीं कि आप एक एक चीज याद करो, पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, इसके बाद कल्चर के बाद ट्रेड हो गया ना, ट्रेड में लिखो आगे। हाँ, ट्रेड में ही चल रहा है, ठीक है, लिखो इसमें, इंडिया एंड भूटान has agreed to stand by credit facility। स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है ये? स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ ली ना टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी? नो आइडिया, राइट डाउन, डिफरेंस का मीनिंग लिखो। इट इज द क्रेडिट, क्रेडिट मतलब समझते हो लोन, राइट, लिखो, इट इज द लोन फैसिलिटी, इट इज द लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस फैसिलिटी, लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस फैसिलिटी टू लो इनकम कंट्री, टू लो इनकम कंट्री if there is payment crisis, if there is payment crisis, कोई भी जरूरत पड़ने पर हम लोग उनको लोन प्रोवाइड करेंगे, इस चीज के लिए है। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक, हमने कल्चरल लिख लिया।
अब लिखो भाई हमारी म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं? म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, पहला लिखो सार्क, बिम्स्टेक, यूएन, सार्क, बिम्स्टेक, बीबीआईएन, बीबीआईएन, बिम्स्टेक, BIMSTEC, बिम्स्टेक, सार्क, यही है मेन, और तो नहीं है ना कोई, और तो नहीं लिखवाई ना, यही है। नेक्स्ट लिखिए इसका, नेक्स्ट लिखो, नॉर्मल पॉइंट है, कोई हेडिंग नहीं है इसमें। देखिए इंडिया इज आल्सो नेपाल टू बिकम भूटान, इंडिया इज आल्सो टू बिकम कार्बन नेगेटिव, कर लो खुद तो हो जाएंगे, साथ में हेल्प भी तो कर रहे हैं ना, हेल्प भी तो लिख रहे हैं। इंडिया इज आल्सो हेल्प नेपाल भूटान of becoming carbon negative. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आई एम, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ मिलिट्री रिलेशंस, मिलिट्री रिलेशन, क्या दे रखा है? पोर्ट, हाँ वो भी लिखवा दूंगी, वो मिसलेनियस में लिख देंगे आगे। देखिए मिलिट्री रिलेशंस, मिलिट्री रिलेशन में पहला लिखिए आई एम ट्रैट, ट्रैट इसकी फुल फॉर्म लिखिए, स्पेलिंग, स्पेलिंग यहाँ लिख दी है तभी देखा करो सामने, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम, Indian military training team is permanently based in Western Bhutan, is permanently based in Western Bhutan, is permanently based in Western Bhutan and training the Royal Bhutanese Army. The Indian military training team is permanently based in Bhutan and trains the Royal Bhutanese Army. एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा 1961 में जो कि भूटान के साथ चल रहा है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग एक दूसरी कंट्रीज के साथ, मतलब बेसिकली हम दूसरी कंट्री में इस प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड, क्योंकि पूरा भूटान जो है वो हिली एरिया माउंटेन से घिरा हुआ है, तो उस चीज में हम लोग पूरा उनके रोड्स वगैरह बनाने में हेल्प कर रहे हैं। हम हेल्प करने वाली एजेंसी का नाम है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज बॉर्डर पे वही रोड्स बनाती है, और प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट दंतक, ठीक है, जो कि हमारे वहां पे रोड्स जो है वो एस्टैब्लिश करवा रही है। ये तो आपको लोकेशन पता ही है, ठीक है, नहीं नहीं बॉर्डर, बॉर्डर पे सिर्फ बॉर्डर्स पे रोड बनवाने में हेल्प कर रही है। जिसका एक ये भी बहुत वायरल हुआ था, ठीक है, तो पहाड़ों पे चलाते हैं ना लोग पी करके, भी किया था कि आप ड्रिंकिंग विस्की, ड्राइविंग इज रिस्की, ना चलाएं, तो क्योंकि फिर जो गाड़ी की दूसरी गाड़ी को भी खतरा होता है, ट्रैफिक लगता है, कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए। नहीं नहीं, हाँ अपने रीजन वाले बॉर्डर्स पे बनाने के लिए ये स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट दंतक। नहीं नहीं, अपना वो अपने कंट्री अलग ही है, इसमें हम लोगों का कुछ नहीं है, कंट्री वो सेपरेट ही है, कंट्री एक नहीं है, कंट्री एक हो भी नहीं सकती, सेपरेशन ही है पूरी तरह से। नहीं ठीक है, इसमें क्या, हम सब कुछ थोड़ी करते हैं, बस ट्रेड बस हमारी तरफ से होता है, बाकी खर्चा तो सारा वही करते हैं, असिस्टेंट लोग तो सिर्फ खर्चा तो वही करते हैं सारा, उनकी कंट्री हम थोड़ी चला रहे हैं। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, सब कुछ है,
ये सब कुछ वो ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, लिखिए इसके अंदर। हाँ नहीं, अब नहीं है, बताया तो 2007 में चेंज हो गई ये सारी चीजें। मिलिट्री का है बस, बाकी सब चेंज हो चुका है। फॉरेन अफेयर्स वो खुद देखते हैं, बाकी चीजें खुद देखते हैं। हाँ खुद का है सारा कुछ। लेकिन ये वाला पॉइंट प्रोजेक्ट दंतक, प्रोजेक्ट दंतक, हाँ मिलिट्री में ही लिखो ना, चलिए मिलिट्री का लिखिए। इसके अंदर यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, ये डेट लिख लो। देखो फिर से ये डेट आ गई 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 2 बार पहले पढ़ चुके हो, बताइए। एग्जैक्टली और तीसरा ये। ठीक है भाई, याद कर लेना। तो हमने परसों की क्लास में इसको कंप्लीट किया था। केशवानंद भारती केस का रिजल्ट 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1993 को पंचायत को लागू किया गया था। तो 24 अप्रैल आपको ये 3 बातों के लिए हो गई, अभी एक तीसरी बात और ऐड हो गई। उसके बाद ये वाली चीज इसमें किया क्या जाएगा, ये है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये लिख लेना। ये जो है वही ट्रीटी जो आपने पढ़ी थी ना अभी, उसके तहत बनाया गया है, इसी के अंडर इस पॉइंट को ऐड किया गया है। ठीक है, लिख लो इसको। ये समझ जाओगे। बीआरओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लिखो, इसको नोट करते जाओ। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नोट कर लो, ये नोट कर लो, और ये बस जो मैंने अंडरलाइन किया सिर्फ उतना है। हाँ, क्या आज तक कभी इंडिया मतलब एंग्लो भूटानीज कभी कोई प्रॉब्लम आई है क्या, वॉर हुआ है क्या कभी एंग्लो भूटानीज? एंग्लो भूटानीज वॉर भी हो चुका है, जिसके बाद जो है इनकी ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सिंचुला। ब्रिटिशर्स जीत गए थे, जिसके अंदर जो भूटान की एक फोर्ट था, फोर्ट जो एक किला था वो इनको मिल गया था ब्रिटिशर्स को। प्लस भूटान से ये भी वादा ले लिया गया था कि वो आगे चल के कभी भी असम के रीजन के दुआर और बंगाल रीजन के दुआर पे कभी अटैक नहीं करेगा। प्लेट्यूज वाला जो रीजन है वहां पे कभी भी अटैक नहीं करेगा। एक फोर्ट लिया ना, आगे तक पहुंचे नहीं उन्होंने पूरा। चाहते तो नेपाल भूटान दोनों कैप्चर हो सकते थे, पर किया नहीं ना वो रीजन कभी, वहां तक पहुंच नहीं पाए। उनकी आर्मी भी तो इतनी ट्रेंड नहीं थी ना कि पहाड़ों पर चढ़ चढ़ के लड़ाइयां लड़ ले, पॉसिबल ही नहीं था उनके लिए भी तो। असम दुआर और बंगाल दुआर का जो रीजन है, इस पे कभी भूटान अटैक नहीं करेगा। और ब्रिटिशर्स जीत गए थे, जिसमें ब्रिटिशर्स ने फोर्ट जो है भूटान का वो ऑक्यूपाई कर लिया था। प्लस उनसे कॉम्पनसेशन अलग लिया था, पैसे अलग लिए थे उनसे। वॉर कॉम्पनसेशन तो वो लेते ही हैं, सबसे ही लेते थे, खर्चा पानी वो तो लेते ही थे। ये तो आपकी इच्छा है, ये आपकी इच्छा के ऊपर है लिखना है नहीं ये। मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि पहले के टाइम पे भी ये चीज थी ऐसे। किसका? इसका ईयर था ट्रीटी ऑफ सिंचुला का 1850, तब हुआ था कंपनसेशन। ब्रिटिशर्स ने लिया था ना कॉम्पनसेशन, वो तो हर एक से लेते थे।
म्यांमार से लड़ाई हुई तब लेते थे, नेपाल से हुई तब ली थी, अफगान के साथ हुई तब लिया था। कॉम्पनसेशन तो सबसे लिया उन्होंने, हर एक जिससे लड़े और जीत गए सबसे कॉम्पनसेशन लिया। हार गए दूसरा कॉम्पनसेशन ले ले, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आज तक, कभी हुआ ही नहीं आज तक ऐसा कि वो हारे। हर वॉर जीते ही तो है, तभी तो इतने लंबे समय। कौन था हार? नहीं, कोई ना कोई नहीं, ऐसे नहीं कुछ होता। तो अमेरिका में पढ़ेंगे ना वो बच्चे, तुम तो इंडिया में हो। हाँ पढ़ो। कौन सा हारे बताओ ना, नाम बोलो ना। जब नेपाल वाला हारे थोड़ी थे, हारे नहीं थे, ट्रीटी साइन करके डिसाइड कर लिया कि ये तुम्हारा ये हमारा। हारे उसमें भी नहीं थे, नहीं नहीं हारे भी नहीं थे। कौन सा? हाँ लेकिन जीत गए ना एंड में, तो 3 एंग्लो मैसूर वॉर हुए, लास्ट में तो जीत गए, उससे कुछ नहीं मिला ना। एंड में का रिजल्ट क्या है? जीतना। एंड का रिजल्ट बताओ तो जीतना ही आया सामने, एंड का रिजल्ट। लिखिए भाई इसके बाद नेक्स्ट। हो गया ना दंतक प्रोजेक्ट। ये वैसे आपको सिर्फ एक बार इंफॉर्मेशन के लिए ही है। इंडिया से ऑफिसर्स है जो कि वहां पे वर्क को पूरा चेक कर रहे हैं। साथ ही साथ तख्ती कैंटीन के नाम से रखा गया है, जो उस रीजन के अंदर पूरा जो रास्ते बन रहे हैं वहां के जो लोग होंगे जो भी काम कर रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए, खाना वाना खिलाने के लिए तख्ती कैंटीन है यहाँ पर जो बनाई गई है इस नाम से। ठीक है, लोकल वर्कर्स ही भूटान और जयगांव, अलीपुरदार इन सब रीजन से लोगों को लिया गया है ताकि उनको जो है काम मिल सके डेली डेली अपना रोड्स बनाने का, और उनको फिर पैसे भी उस चीज के हिसाब से दिए जाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इस तरीके से डेवलप किया है। ठीक है ना, ये एक मतलब ये आपको लिखना कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के तहत ये सब हो रहा है। कर कौन रहा है ये पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री कौन सी है, कब शुरू हुआ था और क्या इसके अंदर प्रोजेक्ट में चल रहा है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट अभी भी ऑन गोइंग है। ठीक है, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि भूटान की गवर्नमेंट ने ये बोला कि जब आप रिफ्लेक्टर्स लगाते हो ना रोड्स पर, ठीक है, जिससे रात को लाइट अपने आप, जो आपकी लाइट से, आपकी गाड़ी की लाइट से वो रिफ्लेक्ट होकर के अपने आप वो जलने लगते हैं, दिखते हैं आपको। तो वो जो रिफ्लेक्टर्स है ना उसमें ट्राई कलर थीम है, मतलब हमारे तिरंगे की थीम है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे रोड्स के ऊपर तिरंगे की थीम के रिफ्लेक्टर्स क्यों है, क्योंकि उनका रोड है ना वो, तो उस कंट्री के हिसाब से या तो सिंपल व्हाइट होनी चाहिए, ट्राई कलर थीम नहीं होनी चाहिए, तो वो रिप्लेस भी हो गए थे यहाँ पर। ठीक है, उसमें थे ये चीज, उसको फिर रिप्लेस भी किया गया था कि हमारे इस चीज में ऐसा क्यों है। बाकी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो। लेबर मैनेजमेंट, इंडिया के लोगों को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलना, भूटान के लोगों को कम मिलना, ऐसे इल्जाम इंडिया पे लगे हैं। ठीक है, बाकी आप ये देख सकते हो। हाँ, ब्रिज भी 2021 में यहाँ पर गिरा था। प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये पारो एयरपोर्ट वहां का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यही है। इफ यू वांट टू गो टू भूटान बाय इंडिया, आपको इसी एयरपोर्ट पे ही जाना है, बिकॉज ये वहीं का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, पारो एयरपोर्ट। ठीक है, ये इंडियन आर अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में यूज किया जाता है। बाकी और भी एयरपोर्ट्स वगैरह है, आप देख सकते हो। खैर इतना आपको डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछता कोई, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के रूप में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए भाई, इंडिया FSSAI। FSSAI नाम सुना है? हाँ पता है ना, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। नहीं नहीं मिलिट्री नहीं, अलग है, अलग पॉइंट। हाँ अलग पॉइंट है ये। देखिए, इंडिया FSSAI एंड भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। भूटान में इस अथॉरिटी का नाम क्या है जो फूड के लिए काम करती है, वो है फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। साइंड एन अग्रीमेंट, इन दोनों ने अग्रीमेंट साइन करा है। साइंड एन अग्रीमेंट, इंडिया की FSSAI और भूटान की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी साइंड एन अग्रीमेंट with respect to taking with respect to taking food safety measures। फूड सेफ्टी के ऊपर काम करने के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है कि दोनों कंट्रीज का जो फूड का आदान प्रदान होता है, दोनों कंट्री किस मापदंड पे ये तय करेंगी कि हमें किस तरीके से ये पूरा
फूड जो है उस पर ध्यान देना। अब एक प्रोजेक्ट और है, गेलेफू माइंडफुल सिटी। असम के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है, पहले पूरा सुनना बाद में बोलना इसके ऊपर। ये एक पूरा एरिया है गेलेफू के नाम से। गेलेफू असम के साथ बॉर्डर शेयर करता है, साथ के अंदर एक रीजन आता है। ये मैप देखो एक बार, इस मैप में आप डोकलाम भी देख पा रहे हो, इस मैप में आप गेलेफू भी सिटी देख पा रहे हो। जैसे इंडिया के अंदर एक सिटी मैंने आपको बताई थी, गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जो कि गुजरात की कैसी सिटी होगी, जो कि इंडिया की एक ऐसी सिटी होगी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल का हब बनेगी, राइट, और बन भी रही है। सेम एज दैट वे भूटान में भी एक ऐसी सिटी बनाई जा रही है जो कि स्मार्ट सिटी के रूप में जानी जाएगी, ठीक है। इसका नाम है गेलेफू माइंडफुल सिटी, जीएमसी, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम। तो इस जीएमसी प्रोजेक्ट में जो कि कोकराझार और गेलेफू दोनों के बीच में पूरा एक रास्ता भी बनाया जाएगा, असम से शेयर करता हुआ, एक पूरा रोड की कनेक्टिविटी भी होगी, रेलवे की कनेक्टिविटी भी होगी यहाँ पर, और साथ ही साथ ये गेलेफू जो है वो एक स्मार्ट सिटी के रूप में काउंट किया जाएगा, भूटान की पहली सिटी, ठीक है, स्मार्ट सिटी। अब स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? जैसे राजस्थान में 4 एरियाज को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया था, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर, इन चारों को बनाया जाएगा स्मार्ट सिटी, राइट। तो क्या मतलब है इस चीज का? स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है कि हर जगह वाईफाई लगा देंगे? क्या चीज? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ गिविंग द थिंग्स, राइट, और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करेंगे। बेसिक जो चीजें होती है ना, एक मिलनी ही चाहिए, बिल्डिंग्स का बनाना, जॉब अपॉर्चुनिटीज का मिलना, वो सब चीजें यहाँ पे इंप्रूव की जाएंगी। सेम एज दैट वे यहाँ भी किया जाएगा, बिकॉज इट इज लेस हिली एज कंपेयर टू द अदर एरियाज, यहाँ पॉसिबिलिटी है करने की, ठीक है। तो ये एक नया प्रोजेक्ट है, गेलेफू मेगा सिटी प्रोजेक्ट, माइंडफुल सिटी प्रोजेक्ट, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इंडिया भी साथ में इसमें मदद करा रहा है, ठीक है। ये इसे माइंडफुलनेस सिटी बोला जाता है। माइंडफुलनेस मतलब बहुत ज्यादा प्लान करके सिटी बनाना, और आज के तौर तरीकों पे बेस्ड, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, सारे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज रहेंगे, मतलब एक तरीके से आज की जो है ना पूरा कार्बन नेगेटिव कॉन्सेप्ट उसके ऊपर बेस्ड रहेगी। ये पूरी सिटी पूरे कार्बन नेगेटिव के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, आज के तौर तरीकों के हिसाब से। मतलब आगे आने वाले बहुत सालों तक ये सिटी जो है वो सर्व करेगी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मतलब जो आप आज के टाइम की रिक्वायरमेंट कहते हैं ना कि ये होना चाहिए, जो आज नहीं है हमारे पास, वो यहाँ पे सर्व की जाएंगी, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है इसमें, तो इलेक्ट्रिसिटी, अर्बन प्लानिंग, हाइड्रो पावर, हर चीज के ऊपर बेटर प्रोवाइड करा जाएगा। इसे कहते हैं गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट। इसको भी रीड कर लेना, अभी ये क्लियर हो गया, ये पढ़ लेना। कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट बनते जीरो कार्बन सिटी, कोई बन रही है सिटी इसमें कोई कार्बन वेस्ट नहीं होगा, कार्बन नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो वो चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। इसकी अपनी गवर्नमेंट होगी, लॉ मेकिंग होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, सब कुछ ये प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। अभी तो डेमोक्रेटिक मोनार्की दोनों चीजें हैं, तो दोनों चीजें ही है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है बट मोनार्की भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, किंग है बट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो भी चलता है, हाँ वहां पर है ये चीज अभी भी, हाँ 2 पोस्ट है उधर भी, ठीक है भाई। ये क्लियर हुआ पॉइंट, गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, ठीक है। लिखिए इसके बारे में, लिखो हेडिंग बनाओ, गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी। हाँ नहीं, किंग खुद सपोर्ट करता है, किंग क्यों कहेगा, मतलब किंग का मतलब ये थोड़ी ना कि किंग हर बात पे आगे टांग अड़ा के मना कर दे, ऐसे थोड़ी होता है, हाँ कि हमें भी तो हेल्प करे। यहाँ पे लिख लो भाई ये चीज, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ये छोड़ दो, चलो ये रहने दो, ये चारों पॉइंट जरूर नोट कर लो, ये आपको प्रीलिम्स में भी काम आए, ठीक है। ये आप रहने दो, चाहे 1 2 3 जो अंडरलाइन करे हैं, मतलब टिक करे हैं ना, उनको लर्न कर लो। और ये किसने स्टार्ट किया था, ये व्यक्ति का नाम लिख लेना, वांगचुक लिख लो तब भी आपको याद रहेगा वैसे। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में भी कई मतलब पूछा जा सकता है। मर्जी है तुम्हारी, लगे तुम्हें लगे तो लिख लो, वरना जरूरत नहीं है।
हो गया भाई यहाँ तक? नहीं। ये पुराना है ना, इन्होंने एनविजन लिखा तो है, ये पुराना, उन्होंने सोचा था कि हम लोग ये चीज करेंगे, प्रोजेक्ट उनका था, सोच उनकी थी, इम्प्लीमेंट अब वो है। लिखा तो है एनविजन। देखो फालतू की बातें मत करो, मैं फिर बोल रही हूँ। मैं तुम्हें बोली ही नहीं रही, मैं उसी को ही बोल रही हूँ सिर्फ। पढ़ना है पढ़ो, तुम्हें लग रहा है फालतू, जाओ क्लास से बाहर। ये क्या वो क्या ये क्या, पढ़ाई है ये नहीं ये क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पता कुछ है नहीं फिर भी बोलना ये क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पता नहीं कैसे अजीब अजीब सी बातें करते हो। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद आगे। ये पूरा रीजन है इधर का, जो कि कनेक्ट किया जाएगा धीरे धीरे करके, हमारे कुछ रीजन्स को उनके साथ से कनेक्ट किया जाएगा। जैसे कोकराझार से गेलेफू, पाठशाला रीजन हमारा है, वहां से नांगलाम, रांगला से समद्रुप, ये रीजन्स को रेलवे लाइंस वगैरह से बना के ये कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे हम लोगों ने नेपाल के साथ पढ़ा था सिस्टर सिटी प्रोजेक्ट, पढ़ा था ना, अयोध्या है, वाराणसी है, ठीक है, जानकी है, वो सब रीजन्स हमने पढ़े थे। ऐसे ही विद भूटान हम लोगों के कुछ रीजन जो है वो कनेक्ट करे जा रहे हैं। रीजन्स का नाम जरूरी नहीं है आप पूरा पूरा एक एक लर्न करो, बट ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि रीजन कहाँ पर है। अगर आप पढ़ रहे हो हसलमरा, ठीक है, ये कौन सा रीजन है? ठीक है, वेस्ट बंगाल, समझ पा रहे हो इस चीज को, छोटा सा रीजन आ रहा है इस तरफ, ये पूरा असम का रीजन है, ऊपर भूटान है। ठीक है, रीजन कनेक्ट हो रहे हैं, आपको जगह के नाम अगर एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछ लेता है तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे सीधा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है, गेलेपू तो खैर नहीं आएगा, बहुत इजी हो गया। समद्रुप रोंगकार इज इन न्यूज, इज रिसेंटली इन न्यूज, व्हाट इज द रेफरेंस, तो ये पूछ सकते हैं, ये सिटी है, कनेक्ट हो रहा है, या फिर कुछ भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट का नाम है, या कुछ भी, मतलब ऐसे घुमा फिरा के ऑप्शन देके पूछ सकते हैं। तो आपको ये सिटीज वगैरह भी दिमाग में रखनी है कि ये भी सिटीज वगैरह न्यूज में किसी ना किसी वजह से रह रही है। समझ में आया? क्या चीज? हाँ, वो तो भूटान में है ना। ठीक है, हमारे यहाँ पे रंगला की कनेक्ट होगी समरूप से, ट्रैक्स बनाए जाएंगे जो कि कनेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, ये कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए बनाए, हाँ टिकट के लिए, टिकट इंप्रूव करने के लिए ये सब चीजें जो है वो बनाई गई हैं। ये एक आगे चल के ये प्रोजेक्ट होगा सिटीज प्रोजेक्ट नाम से, डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, लिखना है क्या? देखो प्रीलिम्स में तो बन सकते हैं सीधा, मेंस तो नाम लिखना सीधा दो, लेकिन प्री में अगर नाम आ गए तो नहीं याद रहेंगे कि कहाँ की सिटी की बात। ठीक है, इसको लिख लो, लिखना है तो। कनेक्टिविटी में लिख लो, नहीं ओपन बॉर्डर, ओपन बॉर्डर सिर्फ नेपाल के साथ है, ऐसे लिखो कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी में ये पॉइंट बना के लिखो, इंडिया इज मेकिंग अग्रीमेंट्स, नहीं लैंड डिस्प्यूट नहीं है, पीसफुल है पूरा, 699 kilometers, all peaceful. Only the land dispute is at Doklam region, which is because of China, not of India, Bhutan. चाइना की वजह से, वो अभी इसके बाद पढ़ेंगे। कनेक्टिविटी में लिख लो, इंडिया इज प्लानिंग टू मेक कनेक्शंस ऑफ रेल और रोड नेटवर्क विद द फॉलोइंग, इंडिया इज प्लानिंग टू मेक रेल एंड रोड कनेक्शंस विद द फॉलोइंग। हाँ, एसएसबी। हाँ,
इंडियन आर्मी भी रहती है। क्या? गेलेफू अलग है, ये अलग है। कनेक्टिविटी में लिख लेना इसको तो सही रहेगा। हाँ, किस रीजन में? कौन सा? वो तो गेलेफू में बन रहा है, गेलेफू में ही बन रहा है, लेकिन एक रोड कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ भी जाएगी, असम और इसमें। हो गया भाई यहाँ तक? नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद पॉइंट बना के। इंडिया इज भूटान्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया इज भूटान्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। हाँ, ये हो गया ना। हाँ, ट्रेड में लिखना है, अलग लिखना है, अलग पॉइंट बना के भी लिख सकते हो। इंडिया इज भूटान्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अकाउंटिंग फॉर। India is Bhutan's largest training partner, accounting for over 80% of accounting for over 80% of accounting for over 80% of import and export. Accounting for over 80% of import and export. Now presently Bhutan is, इसी में लिखो आगे, now presently Bhutan is seeking, SEEKING, seeking. Now presently Bhutan is seeking greater access to Indian market, greater access to Indian market in order to overcome its trade deficit, its trade deficit. अपने जितनी भी, बिकॉज इंडिया में मार्केट है बहुत बड़ी, पॉपुलेशन ज्यादा है, मार्केट है बड़ी, तो जो दोनों कंट्रीज हैं, जो दोनों स्मॉल कंट्रीज हैं, नेपाल और भूटान, वो ये चाहते हैं कि हमें इंडिया की मार्केट का एक्सेस ज्यादा से ज्यादा मिले। जितना ज्यादा मिलेगा उतना उनका माल यहाँ पे बिकेगा। जैसे उनकी जो भी फेमस वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह यूज होते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट में भी लोग यूज करते हैं स्टॉल पहनने के लिए, कोट वगैरह हो गए, और जो भी स्वीट्स, कैंडीज, कुकीज हैं वहाँ की फेमस, वो सब यहाँ पे सेल आउट करें ताकि उनको एक नया मार्केट यहाँ पे मिले इस चीज के लिए। ठीक है, तो वो एक इनका है प्रोजेक्ट की ट्रेड डेफिसिट। वैसे देखो भर नहीं सकते ट्रेड डेफिसिट, वो रहेगा ही हमेशा, लेकिन कुछ कुछ ओवरकम करना शुरू करें उसको। ठीक है, वो ये चाहते हैं, हर कंट्री चाहती है, इसमें कोई बुराई नहीं, हम भी तो यही चाहते हैं, राइट। हम भी तो बाकी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट में हम भी तो अपना इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो तो कोई बात है नहीं इसके अंदर। ठीक है, पॉइंट समझ में आए वाले सारे? हाँ, बचा हुआ उनके साथ रहता है, कम ही रहता है, नहीं रिकॉग्नाइज करता है, बिल्कुल अलग से। तो फिर किस में रिकॉग्नाइज करेगा अगर इंडिपेंडेंट नहीं कर रहा है तो? अलग से कंट्री, तो फिर किसका हिस्सा है? क्या नहीं कर रखा? देन फिर क्या रिकॉग्नाइज करता है? सिटी? ऐसे कैसे? इंडिया का पार्ट थोड़ी रिकॉग्नाइज करेंगे, वो नहीं है, यूएन ने रिकॉग्निशन दे रखी है, दैट्स इट व्हाट वी हैव टू लर्न। ठीक है,
अब एक चीज और है इसके बारे में, हमारा सबसे, अब देखो तुमने पढ़ा, तुमने देखा कि हमने उनको बहुत से बेनिफिट्स दिए हैं, 10,000 करोड़ का बेनिफिट आपने देखा, अभी हमने लिखा। उसके अलावा स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, कभी उनको नीड है तो वो हमसे कभी भी अमाउंट ले सकते हैं। कोविड के समय हमने बहुत अच्छा सा उनको जो है सामान दिया। अब बात यह आती है कि इतना कुछ करने के बाद भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो भूटान ने हम पे लगा रखी है एज अ सैंक्शन के रूप में। क्या लगा रखा है? अगर आप कभी भूटान जाते हो, इफ यू आर विजिटिंग भूटान एनी टाइम, तो आपको एक टैक्स पे करना होगा, जिसे ग्रीन टैक्स कहते हैं। वो ग्रीन टैक्स 1200 रुपए पर डे पर पर्सन पे करना होगा, इफ एनी टाइम यू आर विजिटिंग भूटान, पर डे पर पर्सन। ठीक है? क्यों? क्योंकि इंडियंस की एक छवि है, जो कि सच भी है, कि हम लोग गंदगी फैलाते हैं हर जगह जाके, राइट? कूड़ा और गंदगी। एंड वेयर इज भूटान इज अ वेरी क्लीन कंट्री, कल्चरली प्रिजर्व्ड कंट्री। तो अगर हम वहां जाते हैं और वहां पे कूड़ा वगैरह करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो हमारे ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है। सबके ऊपर है, इंडियंस पे कम है, बल्कि सबके ऊपर है ये टैक्स। चाइना के ऊपर भी है, बांग्लादेशी टूरिस्ट के ऊपर भी है। ठीक है? सबके ऊपर है। हमारे ऊपर 1200 रुपए है। ठीक है? बाकी नेपाल है और चाइना है और बांग्लादेश है, उन पर शायद 2500 रुपए पर डे पर पर्सन का। हमारे ऊपर 1200 रुपए। ठीक है? क्यों? हमारे साथ रिश्ते अच्छे हैं ना, इतना कुछ कर रहे हैं, इसलिए 1200 रुपए का जो है वो रखा है, बाकी 1200-1300 रुपए हटा दिए गए हैं। ठीक है? क्योंकि रिश्ते हमारे साथ अच्छे हैं। इतना के बावजूद भी ये टैक्स हमें पे करना होगा इंडियन टूरिस्ट को, अगर वहां जाते हो तो। ठीक है? जब भी जाओ तो ये होगा। 2021 के बाद से हुआ है, पहले नहीं था, 21-22 में हुआ। हाँ, भूटान वो गाइड वाइड तो है ही, वो तो अलग चीज है। इसका कोई वो अग्रीमेंट नहीं, वो तो उस कंट्री के रूल है, उस कंट्री के रूल्स हैं वो तो। हाँ, 2021 से पहले तब नहीं था ये, तब कोई पे, तब नॉर्मल। हाँ, यही पारो एयरपोर्ट था उधर, जो वहां का मेन एयरपोर्ट ही वही है, और कुछ भी नहीं है वहां पर एयरपोर्ट। पर जगह बहुत अच्छी है, खूबसूरत है बहुत, कंट्री बहुत खूबसूरत है। अभी इसको 1200 रुपए जो है वो किया हुआ है। ठीक है? एंट्री फी भी है, वो भी है, ग्रीन टैक्स भी है, ये इसी में ही काउंट करता है, हर दिन देना है। ये अब इंक्रीज हो गया, पुराना पिक्चर होगा ना, ये कोई पुरानी पिक्चर होगी ये वाली। या आप एक बार छोटा सा आइडिया ले सकते हो कि ये कितना कितना वहां पे विजिटर्स वगैरह जाते हैं। ठीक है? रीजनल थे वहां पर, 95% इंडियंस गए थे, बजट ट्रैवलर के रूप में गए थे, है ना? इंस्टाग्राम के सारे बजट ट्रैवलिंग कराएंगे, ये वो बजट ट्रैवलर्स के रूप में गए। हॉस्टल खरीदेंगे, मतलब हॉस्टल लेंगे वहां पर, बजट ट्रैवलिंग। वो बात अलग कभी नहीं होती है, कहने की बात है, बजट ट्रैवलिंग में 50,000 में ये घुमाते हैं वो, कुछ भी नहीं होता ऐसा, कुछ भी नहीं होता ऐसा, पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं होता। जब आप घूमने जाते हो तो कहाँ पैसे जाते हैं आप खुद भी नहीं सोच पाते हो। दूसरी कंट्री सोच भी नहीं पाओगे, जितने में सोचोगे उतने में तो चीजें हो जाएंगी, वो दूसरी कंट्री में होती है ये चीजें। इसमें और तो नहीं है शायद, यही पिक्चर्स है। चलिए लिखिए इसके अंदर, लिखो भाई, भूटान हैज इम्पोज्ड अ ग्रीन टैक्स ऑन इंडियन टूरिस्ट्स। भूटान हैज इम्पोज्ड अ ग्रीन टैक्स ऑन मिसलिनियस पॉइंट, कुछ नहीं, पॉइंट बना के लिखो, आपको तो पॉइंट्स लिखने हैं, आपका तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको तो उस हिसाब से पॉइंट्स इसमें से निकालने। आपको थोड़ी ना सेम क्वेश्चन आ रहा है सीधा, थोड़ी ना आएगा कि इंडिया भूटान के रिश्ते समझाओ, अरे कुछ भी आएगा उसके अंदर से, कुछ भी सेगमेंट पे पूछा जाएगा, आपको उनमें से पॉइंट्स फाइंड आउट करके इसमें से निकालने। इंडिया भूटान has imposed a tax on Indians regarding their environmental concerns, regarding their environmental concerns। इसके अलावा
अभी आप लोगों ने सुना होगा सुना था इसके बारे में। भूटान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री को मिला है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि भूटान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड किसी को मिला हो, वो हमारे प्रधानमंत्री को ही मिला है। ठीक है, ये उनकी पहनावा देख सकते हो आप, ये भूटान के हैं। ठीक है, पढ़ लो इसको। जैसे अपने यहाँ भारत रत्न है ना, ऐसे उनका है ये सिविलियन किंग है वहां का। लेकिन नदाब पेलजी खोरलू, भाई नाम तो देखो भूटानीज लैंग्वेज में ही होंगे ना, ऑब्वियस ही बात है, हमारी लैंग्वेज में थोड़ी नाम होंगे। उनको भारत रत्न अजीब लगेगा, रत्न क्या होता है, हमें ये लगेगा ये क्या लिख रहे हैं, तो वो सबका अपना अपना है भाई। ठीक है, ग्रेट रिट्रीट ऑफ द थंडर ड्रैगन, ऐसे करके नाम जो है वहां पे दिए जाते हैं। ठीक है, इसको ड्रुक ग्याल्पो अवार्ड भी कहते हैं वहां की लैंग्वेज में, ड्रुक ग्याल्पो अवार्ड। ये ठीक है, इस वाली वेबसाइट से पढ़ो जो भी है, क्योंकि ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, प्रॉपर ये वाली वेबसाइट से ही पढ़ना सही है। प्रॉपर नाम जो यहाँ दिए वो आप यही के पढ़ो। ठीक है भाई, नाम वाम लिख लो भाई, लिख लो इसके अंदर, लिख लो भाई, नाम लिख लो। प्राइम मिनिस्टर हैज रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो अवार्ड। हाँ ये लिखा ना, ये मिनिस्ट्री की वेबसाइट से है, जो है यहीं से पढ़ना है। यहाँ जो नाम दिया है वो एकदम वैसा ही नाम आपको यूपीएससी में भी मिलेगा, क्योंकि वेबसाइट से ही है ये। अभी तो मिला है ये अवार्ड, पहले की ये लिखी डेट पहले, क्योंकि अनाउंस पहले ही हो गया था, पर मिला अभी है कुछ दिन पहले। हाँ अभी कुछ दिन पहले ही मिला है। बाकी एक बार रीड कर लो इसको। प्रेसिडेंट की वो भी स्टेट अवार्ड होता है, बिल्कुल हाँ। पर्सनल नहीं है वो, जब ये रिटायर हो जाएंगे यहाँ से हट जाएंगे तो ये फिर म्यूजियम में प्लेस होंगे सारे, फिर अवार्ड सारे। पीएम संग्रहालय है ना एक जगह है, प्रधानमंत्री संग्रहालय, वहां पे प्लेस होंगे, वहां सबके ही है आज तक के। अगर आप कभी जाओ, पीएम संग्रहालय दिल्ली में बना हुआ है, वहां पे आप देखोगे वहां पर सभी की चीजें रखी हुई हैं। जब जवाहरलाल नेहरू कहीं गए थे, उनको जो अवार्ड्स मिले हैं, उनको जो वहां से गिफ्ट्स मिले हैं, कहीं से कोई बहुत बड़ा कुछ उनको कोई प्रोडक्ट मिला है, सब प्लेस्ड है। सारी चीजें आज भी ऐसे के ऐसे ही प्लेस्ड है, तो ये भी वहीं जाएंगे एक टाइप पर। एक अलग अलग से रूम्स बने हैं बहुत सारे, उन रूम्स में सारा कुछ प्लेस करके रखा हुआ है फ्रॉम एवरी प्राइम मिनिस्टर, तो इनका भी हो जाएगा वहां पर। हाँ एक अलग रूम चाहिए होगा पूरा, वो तो हो ही जाएगा, बहुत बड़ा है वो, पीएम संग्रहालय तो बहुत ही बड़ा है, अच्छा खासा। हाँ दिल्ली में देखा वहां पे पीएम संग्रहालय, पीएम ही देखा होगा, क्या क्या किया वहां पे, कुछ आउटलाइन स्ट्रक्चर याद होगा। हाँ वाह महाराज, किसकी, प्रधानमंत्री। हाँ वो ठीक है, वहाँ पे स्टैचू टाइप बने हुए हैं कि आप वहाँ पे आकर के सेल्फी ले सकते हो उनके साथ वगैरह, वो सब चीजें बहुत सारी, लाइट शो भी होता है, काफी सारी चीजें थी, वो तो शाम के समय में होता है, लाइट शो तो शाम में ही मजा आता है। ठीक है, तो वो चीजें हैं, बाकी काफी सारी चीजें थी, मतलब बढ़िया जगह है, जाने लायक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा।
बी आर अम्बेडकर ने क्या क्या चीजें करी, जवाहरलाल नेहरू ने, धीरे धीरे करते करते कैसे प्रोग्रेस हुई ना कॉन्स्टिट्यूशन की। वो पूरे रूम्स डेडिकेटेड हैं, डिजिटल गैलरीज बनी है जहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ सकते हो। ठीक है, मतलब आपको सामने ना फिगर्स चलती हुई दिख जाएगी प्रॉपर, ऑब्वियसली वो बनाई हुई है, ये सब कुछ बनाई हुई चलती हुई दिख जाएगी कि उन्होंने ऐसे डिस्कशंस करी, यहाँ बैठ के डिस्कशन किया, क्या इंक्लूड होना चाहिए, डिजिटल गैलरी टाइप बड़ी अच्छी है। मतलब जो पॉलिटी पढ़ चुका है, जिसको पता है संविधान और चीज़ों के बारे में, देश के बारे में, वो चीज़ों के बारे में देख सकता है। मुझे दूर से इतना वो जो है वहाँ जा करके उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, देख कर गए हो गए इसमें। ठीक है, तो वो वहाँ जा करके चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। समझोगे, अगर वैसे जा रहे तो कुछ समझ नहीं आता, फिर तुमको क्या ही पता क्या था क्या चीज़ें थी। आप तुम्हें आता है तो देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे उस चीज से। पढ़ तो रहे हो तुम, और क्या पढ़ तो रहे हो अभी, पहले गए थे तुम तब तो पढ़ा नहीं था कुछ भी, तो तब तो इतना पढ़ा नहीं होगा कुछ भी। गाइड वाइड तो क्या ही मिलते हैं उधर, उधर तो कोई गाइड वाइड नहीं थे, उधर कोई गाइड नहीं होता, उधर आपको एक वो मिलेगा स्पीकर टाइप, यू कैन यूज दैट, बाकी कोई गाइड वाइड साथ में नहीं। नहीं, जगह अच्छी थी, जब मैं वहां पे गई थी तब उस जगह पर उस दिन मैच चल रहा था इंडिया और किसी का तो चल रहा था, फिरोजशाह कोटला स्टेडियम सुना है, दिल्ली में है जो, हाँ अरुण जेटली स्टेडियम हो गया, फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में मैच चल रहा था उधर। ठीक है, हाँ बिल्कुल पास में, तो वहाँ मैच चल रहा था इंडिया का, और इंडिया का टेस्ट मैच था, लास्ट डे था, और इंडिया जल्दी रैप अप करके जीत गई थी उसमें। आई डोंट नो दी एग्जैक्ट, हाँ उसको हो गया 1.5 साल करीब, 1.5 साल पहले बना ही, अभी ये 2 साल पहले ही बना, तो 1.5 साल पहले वो मैच रैप अप हो गया था उधर साथ में ही। और इंडिया की जो पूरी क्रिकेट टीम थी वो जा रही थी वापस, ठीक है, अपने एयरपोर्ट की तरफ। तो वापस से जाते हुए विराट कोहली एंड अदर्स दे स्टॉप एट दी प्रधानमंत्री संग्रहालय। ये हमारे लिए भी सरप्राइज ही था, जब मैं वहीं पर ही थी और एकदम से सारी की सारी क्रिकेट टीम, और पूरा ऐसा हंगामा मच गया प्रधानमंत्री संग्रहालय में, बहुत जबरदस्त हंगामा मच गया। और विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, युजवेंद्र चहल, और कौन कौन थे वो, जडेजा, स्काई करके बोलते हैं ना किसी को, सूर्य कुमार, वो, और और भी थे। ठीक है, बुमराह नहीं, हार्दिक पांड्या भी नहीं था उसमें, सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली नहीं, वो कौन है, अश्विन, अश्विन, ये सब लोग और भी थे जिसको मैं नहीं जानती थी, मेरा भाई जानता है सबको, मैं नहीं जानती थी, मेरी नजर से विराट कोहली पे थी, और कहीं इधर तो सच में नहीं देखा, सिर्फ विराट कोहली पे नजर थी मेरी। तो वो सब थे, और वहां पे फिर फोटोज वगैरह हमने क्लिक कराई, तो काफी था, वो भी बहुत जल्दी जल्दी करके देख के चले गए थे, बिकॉज लोग ही इतने थे, भीड़ हो गई, उतने थे भी नहीं, संडे का दिन था उस दिन, बहुत ज्यादा लोग भी नहीं थे वहां पर सब लोग जितने भी थे, अब भीड़ तो मचेगी मचेगी, ऑब्वियस सी बात है, जब पूरी क्रिकेट टीम देखने को मिलेगी तो सबके सब थे वहां पर, तो फिर एक अलग, मेरे को तो डबल फायदा हो गया जाके, वो भी हो गया, टूर भी हो गया, प्लस अनएक्सपेक्टेड मीटिंग ऑफ विराट कोहली वो हो गई, जो कि कभी सोची नहीं थी कि ऐसे इतने इजी मीटिंग हो जाएगी, इतनी आसानी से ये साथ में खड़े होकर पिक्चर विक्चर हो जाएंगी। तो वो भी एक एक्सपीरियंस था, ज्यादा बढ़िया रहा ये चीज वहां जाके। क्या चीज, क्या बोल रहा है, वो तो है ही, वो तो यार विराट कोहली भी तो है ना, फिर मेरे साथ में खड़ा हुआ वो राहुल द्रविड़, मेरा ध्यान उस पर है ही नहीं, लिटरली बता रही हूँ, मेरे बिल्कुल जस्ट साथ में था, बिल्कुल ही। ठीक है, नहीं ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है, इस तरफ था विराट कोहली, ठीक है, इस तरफ इतनी ही गैप है जितनी ये चेयर है, इस तरफ था जितनी इस चेयर थी, यहाँ पे राहुल द्रविड़, मेरा इस व्यक्ति पे ध्यान ही नहीं था, ध्यान ही मेरा सिर्फ उस तरफ था, इतना ज्यादा ध्यान था उस तरफ, मैंने देखा ही नहीं आसपास और भी क्रिकेटर्स आए हुए, क्रिकेटर्स और भी है, कुछ को तो मैं जानती भी नहीं थी, क्योंकि मैं इतना ज्यादा क्रिकेट नहीं देखती, मुझे कुछ को तो जानती भी नहीं थी, वो तो चीखने की आवाज आ रही थी स्काई स्काई, तब समझ में आया कि सूर्य कुमार यादव को स्काई बोलते हैं। ठीक है, वो तो पता चला बाद में मुझे, मेरे को इतना नहीं पता था इन चीजों का, लेकिन वो विराट कोहली तो कौन नहीं जानता, राइट, वो तो दूर से ही सबसे पहला ही वही चल के आ रहा था, तो ऐसा हंगामा मचा विराट कोहली को देख के, तो बहुत ही अलग हंगामा था उस टाइम, तो बहुत ही सही सीन था, बाकी सब भी थे,
बाकी सब भी थे, बट राहुल द्रविड़ खुद बोल रहा कि विराट कोहली के लिए सब पागल है, ठीक है। वो खुद ही वहां पे खड़े होकर बोल रहा था कि सब उसी को ही जो है देखना चाह रहे हैं और उसी के पास ही फोटोज क्लिक कराने जा रहे हैं, और किसी पे ध्यान कम ही था, ठीक है। बाकी भी प्लेयर्स हैं, सब है, लेकिन वो विराट कोहली से जो कनेक्शन है वो बाकी से है नहीं, तो इसलिए कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, वो उसका ऑरा अलग है, ऑरा अलग है उसका, इसलिए। चलो आगे लिखें, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिख लिया भाई वो वाला, तो नेक्स्ट लिखिए इसके बाद। लिखो भूटान वॉज इंडियाज, भूटान वॉज इंडियाज रेसिपाइंट ऑफ मैत्री इनिशिएटिव, रेसिपाइंट रिसीवर, RECIPIENT, रेसिपाइंट ऑफ मैत्री इनिशिएटिव। मैत्री इनिशिएटिव किससे जुड़ा हुआ, ब्रैकेट में लिखिए कोविड, कोविड इनिशिएटिव। मैत्री बांग्लादेश के साथ भी करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश की जो फ्रेंडशिप है उसे मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वो भी है। बट ये हमारा इनिशिएटिव था ना कोविड का, पूरा इनिशिएटिव का नाम मैत्री नाम से था, तो वो भी है। मैत्री एक्सरसाइज विद थाईलैंड के साथ करते हैं वो, ठीक है। मैत्री नाम बहुत से के साथ है, फ्रेंडशिप, मैत्री, मित्रता। मैत्री तो संस्कृत वर्ड ना, मैत्रीपूर्ण, मैत्री संस्कृत वर्ड है, वो प्रमोट करने के लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, अब लिखो चैलेंजेस। अब इन दोनों कंट्रीज के बीच में चैलेंज क्या है, क्या हुआ, चैलेंज बताओ भाई क्या क्या है दोनों कंट्री के बीच में। पहली चीज तो कहीं ऐसा है नहीं कि हमारे कोई बहुत जबरदस्त कोई बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हो या कोई अनसेटल्ड डिस्प्यूट्स, अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स नहीं है, ठीक है। एक ही डिस्प्यूट निकल के आया था, उसका नाम है डोकलाम प्लेट्यू, जो कि डोकलाम प्लेट्यू इंडिया चाइना भूटान के बीच में आता है। चुम्बी वैली यहाँ पे पड़ती है, उसी रीजन में आता है ये वाला। और डोकलाम प्लेट्यू सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल पास है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन स्नैक जानते हैं ना सब लोग, लोकेशन वहां के बिल्कुल पास है। चाइना ये टेरिटरी है और ये बोल रहे हैं कि इस रीजन हेल्प करते हैं भूटान की, तो हमारी कहाँ पर है, ये तो हमारा रीजन है। तो उस चलते ये वाला जो है वो चीज रही है, जिसमें ये बोला गया है कि अब ये वाला जो रीजन है, इंडिया ने किसका रिकॉग्नाइज करा है, भूटान का। ये रीजन इंडिया द्वारा भूटान का रिकॉग्नाइज किया गया है। इसमें आप देखो एक बार, देख लो, ये है डोकलाम, ट्राई जंक्शन पे आता है हमारे सिक्किम, भूटान और चाइना। ये ऊपर चाइना का तिब्बत वाला रीजन चल रहा है, ट्राई जंक्शन पे आता है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ भूटान। और इसके बिल्कुल नीचे की तरफ हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूरा पड़ता है, ये रीजन। तो ये ऐसा, इसके पीछे स्ट्रैटेजीज कही जाती है, चाइना अगर इसको ऑक्यूपाई कर लेगा तो चाइना के पास एक रास्ता, वो क्या कर सकता है आगे चल के, मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को सेपरेट कर सकता है। क्योंकि मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट का जो दोनों को कनेक्टिंग पॉइंट है वो एक ही है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, क्योंकि नीचे बांग्लादेश पड़ता है पूरा। तो एक ही वेस्ट बंगाल का रास्ता निकलता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन स्नैक कहा जाता है। तो अगर वो ऑक्यूपाई कर लेगा चाइना, तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा पूरा नॉर्थ ईस्ट हथियाना। तो इसके लिए इंडिया ने हमेशा से किसका साथ दिया है, भूटान का, इस पूरे में। भूटान इवन हमारी लिए कह लो या फिर हमारे सपोर्ट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो हमने चाइना का पढ़ा था उसका भी पार्टिसिपेंट नहीं है, जबकि नेपाल है, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव याद है ना, ओबोर, ठीक है, ये उसका पार्ट की बात हो रही है। आप देख सकते हो इधर, ये है इधर चुम्बी वैली, डोकलाम प्लेट्यू, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये नीचे बांग्लादेश पड़ जाता है, ये पूरा वेस्ट बंगाल और बिहार है। अगर आपको, ये नेपाल है, अगर आपको जाना है नॉर्थ ईस्ट बाय रोड तो आपके पास सिर्फ यही रास्ता है, ये, ठीक है, जो कि कनेक्ट कर रहा है इंडिया, डोकलाम, काफी नजदीक पड़ जाएंगे, ये वाला सिक्किम, चाइना, भूटान का ट्राई जंक्शन रीजन है वो, ठीक है। बांग्लादेश की डिवीजन गलत हुई है, बांग्लादेश की डिवीजन और नीचे से होनी चाहिए थी, या तो तभी तो हम रिश्ते बांग्लादेश से भी खराब नहीं कर सकते,
खराब उनसे भी नहीं कर सकते, बिकॉज बाय रोड जाने का तरीका या तो इधर से, नहीं तो सीधा इधर से जा सकते ना, बट वो दूसरी कंट्री पड़ जाती है, परमिशन चाहिए, परमिट्स चाहिए, 100 इधर उधर की चीजें होती हैं प्रैक्टिकली, तो उसके लिए ये हम डिसाइड करते हैं कि यही वाला कॉरिडोर रखेंगे। इस वाले पूरे रीजन में हमारी आर्मी की बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, हॉट स्पॉट में काउंट किया जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, हमेशा आर्मी की प्रेजेंस आपको रहेगी, ये रीजन हमेशा ही ऑक्यूपाइड रहता है। यहाँ पे जाना आसान नहीं है बाय रोड, यहाँ पर आपको वही लोग जा सकते हैं जिनको एक्चुअली में काम है, टूरिज्म के लिए है, मतलब आपको शो करने पड़ते हैं, आपकी सारी चीजें प्रूफ दिखाने पड़ते हैं यहाँ पे जाने के लिए, तो ये वो रीजन है। भूटान तो भूटान का ही कहेगा, वो क्यों अपना किसी और का कहेगा। अभी तक ये चल रहा है कि दोनों कंट्रीज कुछ नहीं करेंगी इसके ऊपर, अभी दोनों कंट्रीज कुछ भी नहीं करेंगी इस टॉपिक पे, जब तक कुछ नहीं हो जाता, सॉल्यूशन चलता, इस पे सॉल्यूशन नहीं तब भी को ना लड़ाई करेगा ना वॉर की शुरुआत करेगा। चलिए लिखिए इसके बाद डोकलाम डिस्प्यूट, चैलेंजेस में सबसे पहला, ये इंडिया रिकॉग्नाइज कर रहा है, भूटान कर रहा है, चाइना नहीं कर रहा, चाइना अभी भी नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड भूटान के मैप में भूटान का है, चाइना की है ना सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी, जबरदस्ती घुसना, और मान लो अगर बहुत लंबे तक डिस्प्यूट चला तो अल्टीमेटली कुछ किलोमीटर तो मिल ही जाएंगे चाइना को, तो वो उनकी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, फालतू का डिस्प्यूट निकालो, उसको हमारा बोल दो, लंबे सालों तक चलाओ, वो हमारी मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, आगे चल के इंसान क्या करेगा, आधा आधा बांट लो, कुछ तो मिल ही जाएगा उनको, तो ये उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा से रही, तो ये वो है चीज। हाँ इंडिया चाइना क्या, इंडिया चाइना हम पढ़ेंगे, अब हम इंडिया चाइना या भूटान ये सब पढ़ेंगे नहीं ना, भूटान का पढ़ रहे तो लिख दो ये चीजें, इसमें क्या हो, चैलेंजेस में लिख लो इस चीज को, लिखो भाई ये वाला पॉइंट लिखो, कितना किलोमीटर है डिस्प्यूट, हाँ डिस्प्यूट बिटवीन दिस कंट्रीज लिखो, ट्राई जंक्शन पे है, सराउंडेड बाय चुम्बी वैली ऑफ तिब्बत, स्ट्रैटेजिक लोकेशन पूरी लिखो, चाइना क्लेम करता है इसको, लिखो अपने हिसाब से, नोट करो इसको, ये नोट करो चीजें ये वाली, जो इसमें से पढ़ो और जो आपको लगे पॉइंट के हमें नहीं पता है वो नोट कर लो। ये प्लेट्यू है, इसके पास में चुम्बी वैली पड़ती है, ये प्लेट्यू है खुद, हाँ क्या लिख लो दिया है, बहुत लिया, इसको नोट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सारे। आंसर ये आंसर इतनी गंदे तरीके से एक शीट बनाए कौन सी, अरे तो यूपीएससी वाली शीट ही यूज में उसी में लिखो ना, प्रैक्टिस करो। हाँ रीजन पास में पड़ता है।
कौन सा? ये तो अभी हुआ है, 2022 में स्टार्ट। इशू पुराना चल रहा है पर ये अग्रीमेंट अब से। हो गया भाई यहाँ तक तो। नेक्स्ट लिखिए, इसमें चैलेंज में नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रो पावर कोऑपरेशन कंसर्न्स। कोऑपरेशन अग्रीमेंट, हाइड्रो पावर कोऑपरेशन अग्रीमेंट। हाँ, इसके ऊपर कंसर्न्स हैं, अग्रीमेंट कंसर्न्स लिख लो आगे। हाइड्रो पावर कोऑपरेशन के ऊपर अग्रीमेंट भी हुआ है, उसके ऊपर भी कंसर्न्स या टेंशन्स हैं कि दोनों में, जैसे आपको बताया था नेपाल में भी ऐसा ही था कि पानी को जो है वो हमारी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है और फिर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो इंडिया में यूज की जाती है ज्यादा, तो एक्यूज वगैरह करना ये सब बहुत चीजें रहती ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, even in the project Dantak, next point, even in the project Dantak, हाँ इसी में ही है, even in the project Dantak, India was accused of labor management, India was accused of labor management and labor management as well as करप्शन या फ्रॉड्स या स्कैम, ऐसे करके लिख सकते हो। इसमें इतना ही है, यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ वो तो लिखवा दिया पहले ही, इंडिया इंडिया फाउंडेशन वगैरह वो तो बता ही दिया पहले ही।
देख लो, इसमें कोई डाउट है तो यहाँ तक पूछो फिर। हाँ हाँ, कि उन्होंने हम उस इस चीज में स्कैम्स वगैरह भी खूब किए हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो घपले रहते ही हैं इन चीजों में। वी कैन नॉट से कि सारा कुछ एकदम परफेक्ट है, घपले बीच में भी हो सकते हैं। नहीं, जो लेबर मैनेजमेंट में वो थोड़ी ना आर्मी करती है, लेबर का काम वगैरह तो वो तो आर्मी नहीं करती ना उस हिसाब से। वो तो मैनेजमेंट देखते हैं ना, आर्मी थोड़ी देखती है चीजें, मिनिस्ट्री के लोग देखते हैं, स्टाफ देखता है। आर्मी के लोग ये सब काम थोड़ी देखते हैं। बीआरओ ने रोड बनाया, जो रोड बनाने वाले लोग हैं वो थोड़ी ना बीआरओ रिक्रूट करेगी। बीआरओ तो सारा काम देखेगी कैसे करना है। रिक्रूटमेंट जो बीआरओ करेगी वो जो लोकल लोग हैं, जो लोकल लोगों को ले रही है, वो बीआरओ के थोड़ी है, डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग। वो तो मैनेजमेंट तो ज्यादा यहाँ के हो सकते हैं, वहां के लोग कम अपॉइंट किए गए हो, ये मैनेजमेंट ना किया गया हो, वेजेस में भेदभाव किया गया हो, वो सब चीजें तो रहती रहती है। वो मैनेजमेंट का क्राइसिस उसे ही तो कहते हैं। हाँ तो वो कौन सा दूध का दूल्हा है और हम भी नहीं है, हम कौन से हैं, हम कौन से दूध के दूल्हे हैं, सीधी सी बात है। दोनों ही कंट्रीज में है ये चीज। ये है भाई प्रॉब्लम्स, लास्ट लिख लें, वे फॉरवर्ड करके इसको खत्म करते हैं फिर। अब लिखिए भाई वे फॉरवर्ड लास्ट इसका। लिखिए भाई फर्स्ट पॉइंट, क्या करें कि रिश्ते और ज्यादा बेटर हो जाएं दोनों में। लिखो भाई, पॉइंट बना के लिखो। रिजॉल्विंग दी रिजॉल्विंग दी चाइनीज राइजिंग इन्फ्लुएंस, चाइनीज राइजिंग इन्फ्लुएंस, चाइनीज इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, चाइना डोमिनेट्स द टेलीकॉम सेक्टर ऑफ भूटान। भूटान में जो पूरा टेलीकॉम सेक्टर है वो चाइना के नेटवर्क से आता है। चाइना इज डोमिनेटिंग द टेलीकॉम सेक्टर ऑफ भूटान, कॉमा, मोबाइल नेटवर्क्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स जिससे इंटरनेट आता है, फाइबर केबल्स, वो सब भी भूटान में चाइना ने पूरी बनाई हुई है, बिछाई हुई है उन्होंने लाइंस पूरी। मोबाइल नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स। नेक्स्ट पॉइंट, many Chinese owned companies many Chinese owned companies are working, हाँ एग्जाम्पल में, many Chinese owned companies are working in Bhutan and even dominating even working in क्या लिखा, लाइन बोलना दोबारा, इवन डोमिनेटिंग। चाइना में ये, चाइना जो है वो ये सब करा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, चाइना इज डेवलपिंग अ विलेज नियर दोकलाम, चाइना इज डेवलपिंग अ न्यू विलेज नियर दोकलाम, विलेज का नाम है पांगा, सामने पांगा विलेज बना रहा है, चाइना बना रहा है दोकलाम के पास। कारण, बनाने का कारण, दोकलाम को हड़पने की स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो लिखिए, बाय ऑल दीज, जो आपने एग्जाम्पल्स लिखे, बाय ऑल दीज इंडिया नीड्स टू maintain close ties with Bhutan, so that Bhutan's pro-India strategies will not be harmed. Pro-India strategies will not be harmed.
इंडिया नहीं करता ऐसी चीजें, इंडिया की वो नहीं है ना उस चीज में, मतलब इस तरीके की चीजें नहीं है हमारे उसमें। टेरिटरी एक्वायर करके झगड़े करना और उसको फिर लंबे तक खींचना, ये सब नहीं है इंडिया की। आज तक नहीं करे कभी ये चीजें, जो है उसी में सही है, कोई नहीं करता ऐसी चीजें इंडिया में, ठीक है। वो वहां की स्ट्रैटेजीज है तो वो तो है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट वे फॉरवर्ड में, India will be needing to invest in, India will be needing to invest in Bhutan's service sector, will be needing, NEEDING, needing to invest in Bhutan's service sector to deepen its relationship, to deepen, DEEPEN, its relationship, to deepen its relationship. एग्जाम्पल गेलेफू प्रोजेक्ट, गेलेफू प्रोजेक्ट में भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं साथ में, ऐसे और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट जो है वो करना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट लिखिए इसके अंदर, लास्ट पॉइंट, इंडिया शैल डाइवर्सिफाई, इंडिया शैल डाइवर्सिफाई इट्स इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स। एग्जाम्पल, diversify its economic engagement, example space, fintech, biotech, example space, fintech, biotech, etc. मतलब कि सिर्फ एक ही चीज में इन्वेस्टमेंट ना करें कि रोड्स बनवा दिया और ये कर दिया, डाइवर्सिफाई करो। हाँ, वहां पर अपने रिलेशन को और बेहतर करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन लेके आओ, मतलब स्पेस में भी करो, फाइनेंशियल चीजों में भी करो, ठीक है, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करो, सो दैट बायोटेक एनवायरनमेंट की चीजों में भी करो। एक ही सेक्टर पे नहीं कि रोड्स रोड्स एंड रोड्स, कनेक्टिविटी रोड्स को हट के और चीजों में डाइवर्सिफाई करो, जैसे चाइना ने टेलीकॉम सेक्टर पर डोमिनेंस किया हुआ है उधर, इस टाइप की चीजों में भी थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लाओ, सो दैट और जो है रिलेशन इंप्रूव हो सके, ठीक है। ये लास्ट है इसमें, ठीक है, इसमें पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछो। भूटान फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑल, सर्विस सेक्टर, वहां पे सर्विस सेक्टर जो है ना उसमें चाइना का काफी सारा डोमिनेंस है, वहां पे चाइनीज कंपनी का बहुत डोमिनेंस है, इंडिया में नहीं है कितने चाइनीज कंपनी का स्मार्टफोन्स, ऑलमोस्ट, हाँ भूटान में भी है। हमारे यहाँ पर कितनी सारी, आपको बताया था ना उस टाइम पे, सेमीकंडक्टर्स की चीजें हो गई, स्मार्टफोन्स हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज हो गई, चाइनीज ज्यादा रहती हैं। सेम ऐसी चाइनीज चीजों का बोलबाला थोड़ा इंडिया में ज्यादा है, ऐसी भूटान में भी बहुत ज्यादा, जबकि इंडिया तो इतना बड़ा कंट्री, इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट जीडीपी में काउंट होता है, फिर भी इतना ज्यादा है, तो भूटान में सोचो कितना ज्यादा होगा, ठीक है, उस हिसाब से। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है, ये भूटान तक का था, रिवाइज कर लो, ये ओवर होता है।